जहाँ पर हेलन ने हमारे एमसी वैन से मिलने आई होती है। वह कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसे वहाँ पर देखकर पूरे ही लाइब्रेरी में सन्नाटा छा जाता है। जहाँ पर वैन भी पूछता है, हे अब क्या हुआ। हेलन ने भी कहती है, जल्दी ही मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे तुमसे ज़्यादा बात तो करनी ही नहीं, थोड़े टाइम के लिए मेरे पास आओ। जहाँ पर हमारा एमसी अभी भी उसे घूर घूर कर देखे जा रहा होता है, लेकिन एट द एंड वह भी हेलेने के साथ चला जाता है। उन्हें ऐसा देख वे वहाँ पर खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फ्लाफी कहता है, क्या सच में वह आइस फ्लावर लेडी को इतनी अच्छी तरीके से जानता है। राल्फ भी चौंका हुआ होता है। वह कहता है, और हाँ, वह तो कितने कैजुअली तौर पर उससे बात कर रहा था। आखिर इस बंदे के साथ क्या गड़बड़ है। फिर हमें बाहर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेलेन कहती है, एनीवे 5 रेडियंट्स के मेंबर्स ने यह डिसाइड किया है कि वे तुम्हारी पावर्स को जांचेंगे। जहाँ पर वैन भी इरिटेटिंग चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम्हें यह मुझे जल्दी बता देना चाहिए था। वह भी कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी जल्दी मूव करेगी। वह करीना लूथर, हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने परिवार की नई हेड बन सकती है और उसे अपेक्स ऑफ स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर वैन भी सोचते हुए कहता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी भी स्किल्स, हाँ, सेंस बनाती हैं। वैसे वो कोई सिंपल प्रोडिजी तो लगती नहीं है मुझे। हेलेन भी पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वैन भी कहता है, अरे कुछ नहीं, वैसे ऐसे देखने में लगती है जैसे उसने स्वॉर्ड के अलावा सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। हेलेन भी कहती है, हाँ, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। और वैसे भी करीना कोई कॉमन सी गिफ्टेड जीनियस है ही नहीं, क्योंकि आखिरकार वह अपनी फैमिली की एक इलिजिमेट चाइल्ड है। वह जन्म से ही कोई नोबल नहीं थी, लेकिन जब वह 10 साल की हुई तो उसने एक स्मार्ट मैच के दौरान अपने बड़े भाई, जो कि लगभग 17 साल का था, उसे काफ़ी आसानी से हरा दिया था। उसका भाई को पहले फैमिली का हेड मानने वाले थे, लेकिन करीना के ऐसे टैलेंट को देखने के बाद उसे लीजमेट हायर के तौर पर जाना जाने लगा और उसे अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन जब वह ग्रो कर रही थी तो वह चारों ओर से ही जेलसी और नफरत से घिरी हुई थी। वैन भी पूछ लेता है, हे आखिरकार तुम्हें इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता। जहाँ पर हेलेन भी कहती है, हे तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा, नोबल्स के बीच में चापलूसी तो चलती ही रहती है और चुगली भी। और इस अकेडमी में एंटर होने से पहले मैंने एक पार्टी में उसे देखा था। वह पूरी भीड़ से अलग खड़ी हुई थी और अपने फादर की पीठ को पीछे से देख रही थी। उसकी आंखों को देखने पर है काफ़ी आसानी से पता लगाया जा सकता था कि उसके अंदर कितना अकेलापन है। वैन भी कहता है, क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। हेलेन भी कहती है, नहीं, मैंने तब ऐसा नहीं किया। हम दोनों ही एक ग्रेट नोबल हाउस से आते हैं। अगर मैंने करीना के प्रति कोई भी सिंपैथी दिखाई तो इस चीज़ को रूड माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि मैंने किसी और के घर के अफेयर्स में दखलंदाजी दी। वैन भी कहता है, वैसे एक नोबल होना सच में काफ़ी बड़ी परेशानी है। वह भी कहती है, हाँ, और अगर इसी दर से सारी चीज़ें चलती रहीं तो वह अपने आप को भी खो देगी। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। जहाँ पर वैन भी उसकी बातों को ध्यान से सुने जा रहा होता है और कहता है, और अगर ऐसा हुआ। जहाँ पर हेलेन भी कहती है, जब से मैं उसे रोकना चाहती हूँ, जब से मैंने उसकी तरफ से अपनी नज़रें मोड़ी थी, तब से मुझे यह परेशानी खाई ही जा रही है और मैं काफ़ी चिंतित भी रहती थी। वैन भी सोचता है, अच्छा, अगर हीरोज से कंपेयर किया जाए तो हेनले की जो लाइफ थी वह एक पूरी तरीके से मेज की लाइफ थी और उसकी पावर्स भी बिल्कुल भी कम नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट लाइफ में उसका नाम भी नहीं जान पाया। मुझे यह चीज़ हमेशा से स्ट्रेंज लगती थी। करीना के ब्लड ब्लेड बनने के बाद हेनले भी वही पर्सन थी जिसने उसे रोकने का सबसे ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट के तौर पर वह उसके हाथों से मारी गई। और इसी से मुझे लगता है कि इस यही कारण रहा होगा जिस वजह से वह अपना नाम भी नहीं बना पाई। जहाँ पर वह कहती है, मैंने तुम्हें उसके बारे में तो बता दिया है, लेकिन उस पर दया बिल्कुल भी मत दिखाना। उसकी स्वॉर्डमैनशिप सच में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की है। अगर तुमने बिल्कुल भी लापरवाही दिखाई तो तुम अगले ही पल मारे जाओगे। जहाँ पर वैन कहता है, हाँ, इस सब के बारे में सुनने के बाद मैं तो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ। जिसकी बात को सुनकर हिनले भी चुप हो जाती है और वैन कहता है, तुम्हारे इस रिग्रेट को मैं टुकड़ों में तोड़ कर रख दूंगा। और मन में सोचता है, मेरे पिछले टाइम में करीना को कोई भी नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार टाइम अलग है। मैं उसे रोक कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना करना पड़े। वैन की आंखों में ऐसे डिटर्मिनेशन देखने के बाद हेनले भी चौंक जाती है और कहती है, तुम्हारी बात को सुनने के बाद चलो मुझे थोड़ी बहुत तो शांति मिली। और वैसे भी मुझे शुरुआत से यही लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो।
लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है उसकी स्वॉर्डमैनशिप को काउंटर करने के बारे में? वैन भी कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। यह एक काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग है। स्कूल के बाद मेरे पास आना, हम दोनों चलकर ट्रेनिंग करेंगे। फिर हमें स्कूल की छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लाक और राल्फ दोनों ही हमारे वैन को ढूंढ रहे होते हैं। राल्फ कहता है हे आखिरकार ये वैन कहाँ घूम रहा होगा, जहाँ पर फाल्क कहता है कम ऑन, अब इतना भी ढूंढो मत, अगर वह हमें ऐसे ढूंढ लेगा तो वह तो यह समझेगा कि हम उस पर चापलूसी कर रहे हैं और जासूसी कर रहे हैं। जहाँ पर राल्फ भी कहता है हे तुम क्यूरियस नहीं हो। आखिरकार वह छुट्टी होने के तुरंत बाद आइस लेडी के साथ ना जाने कहाँ पर गायब हो गया था। जहाँ पर फाल्क कहता है अरे इसके अलावा, तभी उन्हें दिखाई देता है हमारा वैन, जिसे देखकर तो राल्फ भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी राल्फ देखता है कि हमारे वैन के अगल बगल से काफी सारी आइस में एनर्जी निकल कर आ रही होती है, जिसे देखने के बाद तो वह भी चौंक जाता है। वैन की भी नजर उन्हीं की तरफ जाती है। तभी सामने से हेलन ने कहती है हे आखिर एक फाइट के दौरान तुम किस तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर वह यूज करती है अपनी एक स्पेशल टेक्निक थाउजेंड थ्रोन ऑफ आइस गार्डन नाम की, जिसके साथ वह करती है काफी खतरनाक सा अटैक। जिस अटैक को देखने के बाद तो वो दोनों लड़के भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन हमारा एमसी वैन तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए और अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए उसकी इस टेक्निक को एकदम डिसमेंटल कर देता है। जहाँ पर वैन उन दोनों को देखते हुए कहता है हे तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, सच में काफी अच्छे टाइम पर आए हो, अगले अटैक में तुम दोनों भी ज्वाइन कर लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें करीना का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉलवे से चलकर जा रही होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है एट्थ प्रिंस की, जो कि कहता है हे करीना। जहां पर करीना उसे देखकर कहती है हिज हाइनेस क्या आपको कुछ चाहिए। जहां पर प्रिंस कहता है वैसे तो मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी है नहीं, लेकिन फिर भी क्या तुमने उस गर्डा के मैटर के बारे में कुछ किया। जहाँ पर करीना झुक कर सलाम करते हुए कहती है हाँ उसके मैटर को सुलझाने के लिए मैंने अपने परिवार से एक चीज़ मंगाई है जो कि अभी अभी आती ही होगी। तभी वहीं पीछे से एक लड़की एक काफी बड़े कॉफिन को खींच कर ला रही होती है। वह पूछती है लेडी करीना आखिरकार मुझे इसे कहाँ रखना है। करीना भी कहती है हो इसे जल्दी से ले जाकर इसे मेरे रूम में रख देना। लेकिन उस कॉफिन को देखने के बाद तो हमारा प्रिंस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है यह इसके बारे में तो मैंने काफी सारे रूमर्स सुने हैं। करीना भी कहती है वैसे क्या आपको नहीं लगता कि यह उस गणना के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। प्रिंस कहता है नहीं, एक ऐसा पर्सन जिसकी ब्लेड और पावर्स तो तुम्हारी ब्लेड से भी शार्प हो और तेज हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके लिए यह चीज सबसे परफेक्ट रहेगी। फिर हमें अनाउंसमेंट बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक नोट चिपका हुआ होता है जिस पर लिखा होता है 5 रेडियंट क्राउन में से एक करीना और नए स्टूडेंट वैन क्रूगर के बीच में एक डुअल के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है रॉयल अकेडमी के ग्रैंड ट्रेनिंग हॉल का सीन जहां पर इसके बारे में बताया जाता है। कॉमनली इसे चाक रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सेक्रेट अरीना है जहां पर सारे ऑफिशियल स्टूडेंट्स डुअल करते हैं और कुछ स्पेशल ट्रायल्स भी होते हैं जहां पर काफी सारे लोग करीना और हमारे वैन के डुअल को देखने के लिए आए होते हैं, जिन्हें देखकर राल्फ भी कहता है आज तो सच में काफी सारे लोग आए हैं इस डुअल को देखने के लिए। लेकिन आखिरकार यहाँ का ये एटमॉस्फेयर इतना बुरा क्यों है। जहाँ पर फाल्क कहता है क्योंकि कोई भी पर्सन इसे एक ड्यूअल की तरह समझ ही नहीं रहा। राल्फ कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। करीना बताती है यह कोई ड्यूअल नहीं है बल्कि यह एक पनिशमेंट है, क्योंकि आखिरकार एक रेडिएंट के सामने कोई न्यूली एनरोल हुआ स्टूडेंट कैसे ही टिक सकता है। यह तो वन साइडेड बैटल है और यही सभी लोग सोच रहे हैं। राल्फ कहता है हाँ ये तो कॉमन सेंस है। तभी फाल्क कहता है लेकिन हम इसे और भी अच्छी तरीके से जानते हैं। वैन एक कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कॉमन सेंस के साथ मेजर किया जा सके। जहाँ पर करीना भी कहती है और देखने से ऐसा लग रहा है कि वह भी सेम यही सोचता है और वह किसी और की ओर नहीं बल्कि प्रिंस हिंज की तरफ देख रही होती है, जो कि इस टाइम पर वहीं पर प्रेजेंट होता है और वह देख रहा होता है एट्थ प्रिंस को। जहाँ पर एट्थ प्रिंस भी हमारे हिंज को नोटिस कर लेता है और वह कहता है क्या आखिरकार यह यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्यूअल को देखने आया है। तभी हिंज भी काफी प्यारी सी स्माइल करता है उसके पास, जिसे देखने के बाद तो वह भी अपना चेहरा मोड़ लेता है। तभी अरीना के गेट ओपन होते हैं और सभी लोगों की निगाहें अरीना की ही तरफ टिकी होती हैं। जहां पर एंट्री होती है करीना की और वह अपने साथ उस कॉफिन को भी लाई होती है, जिसे देखने के बाद तो राल्फ भी कहता है क्या ये क्या है, और हेनले भी उसे पहचान जाती है और कहती है अब मुझसे मत कहना कि यह उसे फाइट के लिए लाई है। जहाँ पर हमारी करीना अपने उस कॉफिन को खींचती हुई अरीना के बीच में ला रही होती है और इस चीज को तो हमारा
वैन भी पहचान चुका होता है, जहाँ पर करीना उस कॉफिन की चेन्स को खींचती है और उसे सीधा खड़ा कर देती है, जहाँ पर वैन उसे देखते हुए कहता है, क्या इस कॉफिन को तुम मेरे लिए लाई हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा आगे की सोचती हो? जहाँ पर करीना कहती है, हे अब मजाक करना बंद करो, और उस कॉफिन को ओपन करते हुए कहती है, यह कॉफिन तुम्हारे जैसे किसी बेकार पर्सन के लिए नहीं है। और उस कॉफिन को और बारीकी से देखने के बाद उसे भी कुछ समझ आता है और कहता है, यह तो है स्वॉर्ड कॉफिन। जहाँ पर हेनले भी बताते हुए कहती है, इसे स्वॉर्ड कॉफिन कहा जाता है, जिसे इसकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वॉर्ड सेंट को पास डाउन किया जाता है। बेसिकली तुम इसे चलती फिरती आर्मरी कह सकते हो। जहाँ पर फाल्क भी कहता है, आखिरकार स्वॉर्ड सेंट सोच क्या रहे होंगे इसे यहाँ पर भेजते टाइम। जहाँ पर करीना भी उस कॉफिन से एक स्वॉर्ड निकालने लगती है, जहाँ पर करीना अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट आउट करते हुए कहती है, मैं तुम्हें उस दिन के लिए रिग्रेट कराऊंगी जिस दिन तुमने इस अकेडमी में अपना पहला कदम रखा था। वैन भी काफ़ी एटीट्यूड में कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही कहीं इस पर रिग्रेट ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रीसियस कॉफिन को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो आखिरकार हमारी फाइट को स्टार्ट करने का सिग्नल कौन देगा? करीना भी कहती है, फाइट पहले ही चालू हो चुकी है। और ऐसा कहने के साथ ही दोनों एक दूसरे की तरफ वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर वैन अपनी स्पेशल असासिनेशन वाली टेक्निक का यूज करता है और पलक झपकने की रफ्तार के साथ वह करीना के पास पहुंच जाता है और करता है एक पंच का अटैक। लेकिन करीना भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को डिफेंड कर लेती है। जहाँ पर वैन कहता है, जैसा कि मुझे अंदाजा लगा ही गया था कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज है। जिसकी बात पर करीना भी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती और उनके बीच में फिर से अटैक पर अटैक होने लगते हैं। ऑडियंस के लोग भी चौंके हुए होते हैं, वे भी कहते हैं, क्या ये इंस्टेंट मैजिक मूव था क्या? तभी दूसरा बंदा कहता है, हे पागल हो गया तुम, यह एक गरुड़ा है जो कि मैजिक यूज ही नहीं कर सकता। जहाँ पर फाल्क भी कहता है, अरे नहीं, जितनी भी बार मैं इस चीज को देख लूं यह मुझे एक मैजिक से कम कुछ नहीं लग रहा। तभी हेलनले कहती है, यह है फैंटम स्टेप। नॉर्मली जब कोई पर्सन मूव करता है तो पहले ग्राउंड को फोर्स मारता है जिससे वह आगे बढ़ता है, जो कि सामान्य मोशन होती है। लेकिन जो वैन है वो बिना ग्राउंड को किक किए अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रोटेट करके और अपनी पेल्विस को भी रोटेट करके अपनी पूरी ही बॉडी को आगे की ओर स्लाइड करता है। और यही तो फुटवर्क टेक्निक का नेचर है। राल्फ कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी समझ नहीं आई। फाल्क भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, चाहे ये फुटवर्क टेक्निक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं इतनी दूर से भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। हेलेन भी कहती है, हाँ करीना के लिए जो कि इसे हेड ऑन फाइट कर रही है उसे तो लग रहा होगा कि इसने अभी टेलीपोर्ट किया है। और ऐसा ही मुझे तब लगा था जब मैं फॉरेस्ट गर्डास के में उससे मिली थी, जहाँ पर अभी भी उनके बीच में फाइट चल ही रही होती है। फाल्क कहता है, यह फाइट तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्लोज रेंज में तो हमारे वैन के लिए ही सच में काफी ज्यादा एडवांटेज है। जहाँ पर राल्फ भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इतने छोटे से डिस्टेंस पर यहाँ पर उसके पास कोई भी चांस नहीं है कि वह अपनी स्वॉर्ड को स्विंग भी कर सके। लेकिन तभी हमारी करीना अपनी किसी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए क्लोज रेंज में भी अटैक करती है, जिस अटैक को देखने के बाद सारे ही लोग चौंक जाते हैं। लेकिन हमारे वैन ने उसके अटैक को रोक लिया होता है और जहाँ पर करीना भी सीरियस होकर फाइट करने लगती है और वैन को दूरी बनाने के साथ ही उस पर स्लैश मारे जा रही होती है। इससे वैन को भी काफी ज्यादा चोट लगती है और उन अटैक को लेने के बाद वह पीछे हट जाता है। करीना कहती है, क्या तुमने सोचा था अगर तुम मेरे क्लोज रहोगी तो तुम मेरे अटैक्स से बच पाओगे? वैन भी कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। करीना की उस टेक्निक को देखने के बाद राल्फ भी कहता है, क्या हाफ स्वॉर्डिंग? बताया जाता है इस दुनिया में एक ऐसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हाफ स्वॉर्ड। हाफ स्वॉर्ड या स्वॉर्डिंग, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी पर्सन फाइट करते टाइम वह तलवार को आगे धारदार वाले हिस्से से पकड़कर क्लोज रेंज में दुश्मन के साथ आसानी से फाइट कर सकता है। राल्फ भी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि यह बैटलफील्ड पर प्रैक्टिकल है और वैसे भी ये एक ऐसी स्किल है जिसे किसी भी नोबल लेडी को सीखना चाहिए। फाल्क भी कहता है, हाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में जो रूमर्स फैले थे कि ये अगली स्वॉर्ड सेंट बनने वाली है वे कोई बेकार की बात नहीं थी, ये सच में काफी काबिल है। जहाँ पर हेलेने भी कहती है, लेकिन वैन के अगेंस्ट में यह मूव सच में काफी बेकार है। जहाँ पर अगले वन वैन भी अटैक करने के लिए हेल करीना के काफी नजीक आ जाता है और रख के पंच मारता है उसके ऊपर, लेकिन करीना भी उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लेती है
और उसके बीच में अटैक्स की काफ़ी तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है। काफ़ी सारे पंचेस होते हैं लेकिन वह सभी को डिफेंड कर रही होती है। तभी अचानक हमारा वैन का एक अटैक उसके पास से गुजरता है। वैन अभी भी कह रहा होता है मैं अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा अटैक आने वाला है, और फिर से अटैक्स की बौछार कर देता है। जहाँ पर एट्थ प्रिंस भी उनकी फाइट को देखकर कहता है करीना आखिरकार तुम कर क्या रही हो, तुम तो सिर्फ उसकी हेड्स को ही खाई जा रही हो। जहाँ पर उसके बगल में बैठी हुई लड़की भी कहती है किसी भी मैजिक सोर्समैन के लिए किसी दूसरे के अटैक्स को डिफेंड करना, वो भी बिना मैजिक के, यह तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन इतने अटैक्स करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार वैन के पास मैजिक है ही नहीं, तो उसके अटैक्स में भी कोई मैजिक नहीं है, जिस वजह से वह करीना की शील्ड को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और हम देख भी सकते हैं करीना की शील्ड की वजह से वह बच चुकी होती है, और वह कहती भी है यहाँ पर ऐसी कोई ब्रूट फोर्स नहीं है जो कि मेरे मैजिक बैरियर के आर पार जा सके। लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस होता है, उसे चक्कर से आने लगते हैं और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। कहती भी है आखिर तुमने मेरे साथ किया तो किया क्या। जहाँ पर वैन कहता है आखिरकार किसे ही पता है, लगता है कि तुम्हारा मैजिक कंट्रोल थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। जिसकी ऐसी बात को सुनकर वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके साथ ऐसा होने की वजह ईयर पॉम नाम की एक टेक्निक थी, जो कि उसने तब की थी जब वह कॉम्बैक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट कर रहा था करीना के साथ। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पाम स्ट्राइक पड़ने के साथ एक शॉक वेव रिलीज होती है, जो कि सीधा जाकर हमारे कानों के ईयर ड्रम से टकराती है, और जिस वजह से हमारी करीना का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। जहाँ पर ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार करीना के साथ हुआ तो हुआ क्या। जहाँ पर एट्थ प्रिंस भी कहता है ए करीना आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम एक नोबल नहीं हो। जहाँ पर प्रिंस तो वहाँ पर आराम से उस नज़ारे को देख रहा होता है जैसे कि उसे सब पता ही हो पहले से। जहाँ पर करीना अपने सिर को झुकाए वहीं पर बैठी होती है। वैन भी कहता है क्या अब हमें इसे ख़त्म ही कर देना चाहिए। जहाँ पर करीना की जो सहेली होती है वह भी कहती है लेडी करीना हो। जहाँ पर हमारा वैन सीधा उसी की तरफ रस कर देता है अटैक करने के लिए, लेकिन करीना फिर से अपने होश को संभालते हुए तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए, और एक फॉर्मेशन को बनाने के साथ करती है काफ़ी खतरनाक सा स्लैश अटैक। जिस अटैक को करने के बाद उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है और आसपास की जगह भी। उस अटैक को देखने के बाद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, कहते हैं आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। अभी अभी पूरे ही हॉल में, पूरे ही ट्रेनिंग ग्राउंड में एक ही अलग ही सन्नाटा छा जाता है। वैन भी कहता है अभी अभी इसने जो स्वॉर्ड स्विंग किया था उसके साथ उसने माना को भी फ्यूज किया था, सच में कितना खतरनाक था। इस तरह का कोई भी अटैक जो कि मुझसे डायरेक्टली हिट में नहीं होता तब भी इससे निकली जो शॉक वेव है वो है मुझे मेरे कोर पर काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज देती है। करीना भी कहती है तुम देख ही पा रहे हो ना, इसी वजह से मेरी जैसी स्वॉर्ड सेंट को एक स्वॉर्ड कॉफिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आखिरकार मेरी तलवार तो टूट ही जाती है मेरे अटैक्स के झेलने के बाद। और जहाँ पर उसने एक और तलवार निकाल ली होती है और फिर से एक काफ़ी खतरनाक सा अटैक हेवनली ब्लेड नाम का अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, और कहती है जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा अभी का अटैक, लेकिन अब का अटैक तुम झेल भी नहीं पाओगे। प्रिंस भी कहता है देखने से ऐसा लग रहा है यह करीना तब से अब होल्ड बैक कर रही थी। दूसरी लड़की भी कहती है हाँ प्रिंस देख भी सकते हो आप, अगर करीना ने सीधा स्ट्राइक उस लड़के पर की होती तो उसकी तो हड्डी भी नहीं बचती। जहाँ पर वैन कहता है करीना तुम्हारे अपने वेपन्स को तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान के साथ रखना चाहिए। वह भी कहती है हाँ अगली बार से करूँगी, लेकिन अब इस स्विंग में मैं तुम्हारे इस पूरे खेल को ख़त्म कर दूंगी, और काफ़ी खतरनाक तरीके से अपने अटैक को चार्ज अप करने लगती है। हम देख भी सकते हैं उसके ऊपर एक फॉर्मेशन तैयार होने लगता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है हे अब मुझसे ये मत कहना वह उसे मारने वाली है। तभी दूसरा कहता है हे आखिरकार तुम कह भी क्या रहे हो, इस जैसा एक गरुड़ा जो कि नोबल की बेइज्जती करता है उसके लिए तो यही सजा सही है। राल्फ भी कहता है हे क्या हो रहा है ये, क्या सच में वह उसे मार देगी। तभी फॉल कहता है अरे घबराओ मत, आखिरकार वैन के पास भी उसके फैंटम स्टेप हैं जिस वजह से उसे हिट नहीं पड़ेगी। हेलन ने भी कहती है क्या तुम्हें पक्की तौर पर पता है वैन के अटैक्स तब से वर्क कर रहे थे, हाँ लेकिन वे अटैक्स करीना को एक ही अटैक में टेक डाउन करने के लिए काफ़ी नहीं थे। वहीं दूसरी ओर करीना का सिर्फ एक अटैक वैन को पूरी तरीके से राख में मिलाने के लिए कैपेबल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो करीना तब से बेफालतू में ही वैन के अटैक्स को झेले जा रही थी, और उसी सेम टाइम पर उसने अपनी हेवनली ब्लेड को भी अनलिश किया। चाहे वैन उस अटैक से डायरेक्टली हिट हुआ ना हो, फिर भी उस अटैक की जो शॉक वेव है वह उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी।
फाल्क भी कहता है क्या सच में? फिर तो ये बिना मैजिक प्रोटेक्शन के साथ यह तो वैन के लिए काफ़ी ज़्यादा फैटल होगा। जहाँ पर हम अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर कंडीशन सच में काफ़ी ख़राब होती है, जहाँ पर करीना कहती है मैं तुमसे एक बार फिर से कहती हूँ, आपको तुमको मिलने वाले उस ट्रीटमेंट को अपना लो और अपने स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे नहीं लूँगी। वैन भी कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम स्टेटस जैसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। करीना भी कहती है ऑब्वियसली, वैसे भी स्ट्रेंथ तो ब्लड लाइन के हिसाब से ही मेजर होती है और वैसे भी यही तो इस कंट्री के फाउंडेशन है। वैन भी कहता है एक मॉडल आंसर जो कि तुम्हारे जैसे नोवेल के लिए तो वर्दी है। वैन भी कहता है क्या तुम सोचती हो एक नोवेल की तरह एक्ट करने से तुम सच में क्या कोई नोवेल बन जाओगी? करीना भी सीरियस होते हुए कहती है आखिर तुम कह क्या रहे हो? वैन भी कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास आधा कॉमनर का ब्लड है, आखिरकार तुम एक रियल नोवेल बनने के लिए इतना हार्ड ट्रैक क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे फादर तुम्हारी तरफ देखें? उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे भी अपने पास्ट के दुखद मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिनको याद करने के साथ वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काफ़ी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को अनलीज करने लगती है। फाल्क भी घबरा जाता है, कहता है आखिरकार वह बंदा ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर वह सोच क्या रहा है? इस सब को देखकर तो एक पल के लिए भी हेनले भी चुप हो जाती है और कहती है देखने से ऐसा लग रहा है कि वह उसे प्रोवोक कर रहा है ताकि वह अपने अटैक्स में कोई भी माइंड गेम नहीं खेल सके। जहाँ पर राल्फ भी कहता है आखिरकार वह इतना आगे क्यों जा रहा है? जहाँ पर फाल्क कहता है क्या सच में वह उसे करने का प्लान कर रहा है? जहाँ पर करीना अपने मन में सोचती है हाँ मैं एक एनोमली हूँ जो कि इस नोबल सोसाइटी में फंस चुकी है, लेकिन हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह हमारे एमसी वैन को इस एकेडमी के अंदर आते हुए देखती है और उसे देखने के साथ प्रेजेंट में वह काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखा रही होती है और प्रेजेंट वह सोचती है क्योंकि तुम एक गरुड़ा थे जो कि इस एकेडमी में आए थे तो मैं तुम्हारे लिए सिंपैथी महसूस करती थी और इसी वजह से मैंने तुम्हारे टेस्ट के लिए भी सबसे पहले वॉलंटियर किया। मैं चाहती थी कि मैं इस सारे मामले को बिना तुम्हें मारे सेटल डाउन करूं। बिना मेरी इन फीलिंग्स को जाने तुमने मेरा इंसल्ट करना चुना। वेलकम, अब मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगी जिस तरीके से तुम मरना चाहते हो। वैन भी कहता है ठीक है तो चलो आ जाओ। जहाँ पर वे एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए, जहाँ पर करीना करती है अपना काफी खतरनाक सा अटैक, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वह देखती है कि हमारे एमसी ने उसके ब्लेड के अटैक को अपने हाथों से ही रोक दिया होता है। सारे ही लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हुए कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार यह इसने इसके मूव को इतनी आसानी से अपने हाथों से कैसे रोक दिया? और हेल ने भी मन में सोचती है हाँ यह सही है, किसी भी स्वॉर्ड स्ट्राइक को अपने नंगे हाथों से इस तरीके से रोकना एकदम इम्पॉसिबल है। और यह है जो अभी वैन ने किया। इसमें सबसे पहले उसने ब्लेड की रफ्तार के अकॉर्डिंग उसने अपनी रफ्तार मिलाई और धीरे धीरे उसकी स्पीड को डिक्रीज किया और ये सारा काम वैन ने स्वॉर्ड के स्विंग होने से तुरंत पहले किया और साथ ही उसने ब्लेड की फोर्स को भी एब्जॉर्व करके ग्राउंड में टेलीपोर्ट कर दिया, मतलब कि एक तरीके से ग्राउंड में ही भेज दिया। और इस टेक्निक का नाम है जीरो फॉर्म ग्रेस्प टेक्निक और इस टेक्निक का यूज हमारे एमसी ने तब भी किया था जब हेलने के साथ उसने ट्रेनिंग की थी। तब भी उसने आइस के जितने भी अटैक्स थे उनको टेक डाउन करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ किया था। हमारा वैन भी कहता है तुम्हारी यह टेक्निक ब्लेड वाली सच में काफ़ी ज़्यादा ही टेरिबल है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक की पावर को तो मैंने ख़त्म कर दिया। जिसे देखकर तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, वह भी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वैन उसकी तलवार को दूर झटका कर तैयार हो जाता है काफ़ी खतरनाक सा अटैक करने के लिए और रख के पाम स्ट्राइक मारता है उसके पेट पर, जिससे तो वह दूर जाकर कॉफिन से टकराती है। उसे इस तरीके से हारता हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और पूरी अरीना में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि करीना के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। सभी लोगों में गॉसिप होने लगती है। वे कहते हैं क्या स्वॉर्ड सेंटेस स्वॉर्ड प्रिंसेस के मुंह से ब्लड आ गया, क्या ये क्या हो रहा है? क्या सच में यह एक गरुड़ा की स्ट्रेंथ है? एट प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होता है और उस लड़की को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता। जहाँ पर फाल्क और राल्फ दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं ऑल राइट वैन, अपने गार्ड को डाउन मत होने देना, जल्दी से जाकर उसे फिनिश करो। वैन भी शांत खड़ा होता है। करीना कहती है आखिरकार तुमने फाइनल ब्लो क्यों नहीं मारा मेरे ऊपर? अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम मुझे मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो। वैन भी कहता है नहीं, मैं किसी आधी पकी हुई नोबल लेडी को इस तरीके से बुली करना नहीं चाहता, जिसकी बात सुनकर वह और भी गुस्सा हो जाती है। वैन भी कहता है तुम इतनी जल्दी तो हार मानने वाली नहीं हो है ना, तो जल्दी से मेरी तरफ आओ और मुझे अपना असली रूप दिखाओ करीना। करीना और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है अब तुम मुझसे इस तरीके से बात मत करो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो।
जहाँ पर वह इस टाइम पर अपने स्वॉर्ड को निकालने लगती है उस कॉफिन से, और यह कोई स्पेशल स्वॉर्ड होती है जिसकी पावर्स को तो सभी लोग महसूस कर पा रहे होते। प्रिंस भी कहता है तो फाइनली उसने इसे निकाल लिया। लड़की भी कहती है ये मेरा पहला टाइम है जब मैं इसको देख पा रही हूँ। फाल्क और राल्फ भी चौंके हुए होते हैं, वे कहते सीरियसली उसने उसे निकाल लिया। हाँ, मैं एक स्वॉर्डमैन भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने इसके बारे में सुना है। हेनले भी बताती है हाँ ये हमारी कंट्री की सबसे फेमस स्वॉर्ड्स में से एक है, और यह स्वॉर्ड सेंट का सिंबल भी है, डांसिंग रिंग ब्लेड स्टार। एक स्प्रिंग स्वॉर्ड जो कि एक्सट्रीमली थिन है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी, जिसे स्पेशल मटेरियल द्वारा बनाया गया है। और इसी ब्लेड के साथ हमारी करीना तैयार हो जाती है वैन पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वैन मन में सोचता है मेरी पिछली लाइफ में इसका नाम था मैसेकर स्वॉर्ड ब्लड चेन प्रूलेटे। और हमारी करीना काफ़ी कातलाना अंदाज में कहती है तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने यहाँ खड़े होने के लिए क्या कुछ खोया है। जहाँ पर वैन भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए और कहता है मैं भी इसे अंत तक देखूंगा।